क्या होता है क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन इज द सेम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जब वो एक ही ऑर्बिट में मूव करता है। हमने पढ़ा था ना कि बोहर्स मॉडल में एनर्जी जो है वो तभी गेन या लूज होगी अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जाता है। ठीक है, सो उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट आर क्वांटाइजेशन इज। उसी तरह से क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम की भी क्वांटाइजेशन बताई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वही ऑर्बिट्स परमिसिबल है जिनकी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। अब क्वांटाइजेशन जो बोहर ने दी, इसका मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो वो कंटिन्यूअसली नहीं जा रहा, ऐसे नहीं चल रहा जैसे हम चल रहे हैं, नॉट लाइक दिस। वो वैसे चल रहा है कि वो जंप कर रहा है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अदर। तो अगर एक हम लैडर ले लें, लैडर में हमारे पास क्या होता है, ऐसे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सो अगर ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से सीधा यही जंप कर सकता है। मींस द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकेंड लेवल डायरेक्टली। बीच में कोई भी अगर लेवल्स है वो परमिसिबल नहीं है। फ्रैक्शनल लेवल्स आर नॉट परमिसिबल, नॉट परमिसिबल। इसको हम लोग क्वांटाइजेशन कहते हैं, राइट? कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग or jumping from one energy level to the other, that is quantization of energy. ये एक major success थी जिसके बेसिस पे stability of the atom prove किया गया था। ठीक है, so पर obviously उसके बहुत सारे successes हमने पढ़ लिए, energy भी दी उसने, velocity भी दी, radius भी दिया, quantization of energy level भी दिया, angular momentum भी दिया, spectral lines भी दी, इतनी सारी चीजें जो थी वो बोहर में थी। बट स्टिल कहीं ना कहीं हमेशा कम पड़ जाता है, तो ड्रॉबैक्स भी थे इसके। क्या ड्रॉबैक्स थे? लेट्स सी। What were the drawbacks of Bohr's theory या Bohr's atomic model? Bohr's atomic model. Number one, he could not explain the finer details of atomic spectrum. फाइनल डिटेल्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसने पढ़ा तो उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बोला कि हम लेम्डा के बेसिस पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस जो है वो देखते हैं। यही क्या था हमने, और वो सारी लाइंस जो है, ऑल्दो एक ही इलेक्ट्रॉन है, पर वो सारी लाइंस जो हमें नजर आती है दैट इज ड्यू टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन लेवल टू दी अदर। अब जब आप हायर उसमें क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ोगे या रखोगे हाई क्लासेस में केमिस्ट्री, तो उसमें आप देखोगे कि हर एक लाइन जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में शो करती है उसमें टेंडेंसी रहती है टू फर्दर स्प्लिट आउट इनटू टू लाइंस। अगर वो टू लाइंस में स्प्लिट करती है तो उसको हम डबलेट बुलाते हैं, अगर वो थ्री लाइंस में स्प्लिट करती है तो वो ट्रिपलेट बुलाते हैं, क्वाड्रुपलेट बुलाते हैं। तो उसके बेसिस पे उन लाइंस को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, नंबर टू, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन systems. Could not explain the spectrum of multi-electron systems. हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है,
उसके स्पेक्ट्रम को उसने इजीली एक्सप्लेन किया। तो हमने उसमें पढ़ा था कि बोहर सिर्फ एक्सप्लेन करता है किसको, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, है ना। सो हाइड्रोजन लाइक एटम्स में भी क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। He पॉजिटिव किया था हमने, He पॉजिटिव के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। Li2 पॉजिटिव किया था, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो उनके जैसे अगर सपोज सोडियम का स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं या हम बेरिलियम का स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो उसके स्पेक्ट्रम को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये भी एक इसकी ड्रॉबैक थी, ठीक है। थर्ड, ही फेल्ड टू अकाउंट, या द थ्योरी फेल्ड to explain the Z-man effect. Z-man effect क्या होता है Z-man effect? It is the effect of magnetic field in a spectrum. ठीक है, जब हम किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो एटम अपनी नॉर्मल लाइन से ज्यादा स्प्लिटिंग शो करता है। वो क्यों ज्यादा स्प्लिटिंग शो कर रहा है, दैट ऑल्सो बोहर्स मॉडल डिड नॉट एक्सप्लेन। देन नंबर 4, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या हुआ, इट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी एटम, ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम, ठीक है। देन फिफ्थ, सबसे बड़ा ब्लो जो बोहर को मिला, that was he could not give or could not explain क्या, the de Broglie relationship and Heisenberg uncertainty principle, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। Heisenberg's uncertainty principle। So ये चीजें जो थी बोहर की एक बड़ी ड्रॉबैक थी, पर सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी द फिफ्थ पॉइंट कि डी ब्रोगली रिलेशनशिप बाद में डिस्कवर हुई और Heisenberg uncertainty principle भी डिस्कवर हुई। तो बोहर ने जो अपनी ऑर्बिट पिक्चर दी थी, एटम की पिक्चर दी थी, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स, वो इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टू रिलेशनशिप्स व्हिच बोहर फेल्ड टू एक्सप्लेन। द फर्स्ट रिलेशनशिप इज नोन एज de Broglie's relation। डी ब्रोगली ने बोला कि कोई भी, हमने पढ़ा था कि न्यूटन ने ये बताया था कि कोई भी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी ना उसने, तो न्यूटन ने क्या बोला था कि कोई भी अगर एक वेव है तो उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी है, उस पार्टिकल कैरेक्टर को उसने बताया कि दैट इज नोन एज द कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। उसके बेसिस पे उसने वेव की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया। अब डी ब्रोगली बोलता है कि अगर किसी भी एक वेव में पार्टिकल कैरेक्टर होता है तो पार्टिकल में भी वेव कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, पार्टिकल में भी वेव कैरेक्टर होना चाहिए। तो उसने एक स्टेटमेंट दे दी which was known as dual nature of dual nature of matter, which means that matter has both particle as well as wave character, right। अब जो particle nature था इसका,
particle nature that was explained on the basis of an effect जिसे हम scintillation effect बताते हैं. scintillation effect. scintillation effect क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करें जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर, तो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं. ठीक है, वो जो ब्लैक स्पॉट्स हैं दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर हिटिंग द जिंक सल्फाइड स्क्रीन. ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको कि अगर मड में अगर आप एक बॉल लोटपोट करके फेंकोगे दीवार के ऊपर तो क्या होगा, निशान आएंगे. जितनी बारी बॉल फेंकोगे हर एक बारी एक निशान पड़ेगा, एक बारी में 10 निशान नहीं पड़ सकते. ठीक है, सो वो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करता है. जो वेव कैरेक्टर था, वेव कैरेक्टर वॉज एक्सप्लेन्ड बाय 2 more साइंटिस्ट जिनका नाम था डेविसन एंड जर्मर. डेविसन एंड जर्मर, राइट. डेविसन और जर्मर ने डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया. डिफ्रैक्शन पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग किसी किसी भी स्क्रीन पे हिट करते हैं तो वो स्प्लिट करता है इन अ सिमिलर मैनर एज एक्स-रेज, राइट. एक्स-रेज का जो पैटर्न होता है दैट इज अ सर्कुलर पैटर्न. सर्कुलर पैटर्न मतलब कि आप किसी भी एक्स-रे को अगर एक स्क्रीन के ऊपर हिट करते हो तो वो इस तरह से एक सर्कुलर पैटर्न शो करता है. दिस इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इन अ सिमिलर मैनर जब उसने यही वाला एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया तो उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स भी ये सेम पैटर्न शो कर रहे हैं. देयरफॉर उसने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्स-रेज वाला पैटर्न शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इट शुड हैव वेव कैरेक्टर. तो इन दोनों के स्किंटिलेशन इफेक्ट और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे डी ब्रोगली ने अपना रिलेशन दे दिया. उसने क्या बोला, एनर्जी ऑफ any electron that can be represented by h upon lambda. Wavelength of any electron can be represented by h upon mv. अब ये क्या है, lambda wave character, velocity क्या है, particle character. तो आप वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर को कोरिलेट कर रहे हैं. तो अगर कोरिलेट करते हैं तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है. ठीक है, डिराइव हम इसे कैसे करते हैं, 2 थ्योरीज के अकॉर्डिंगली डिराइव करेंगे. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द एनर्जी ऑफ एनी वेव that is given by mc square, E is equal to mc square. ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़ी. So according to Planck's quantum theory, what is E? hc upon lambda. E is equal to h nu and u is equal to c upon lambda. So hc upon lambda. एनर्जी तो दोनों की सेम होगी ना. तो अगर एनर्जी दोनों की सेम है तो हम दोनों रिलेशंस को इक्वेट कर सकते हैं. सो अगर हम दोनों रिलेशंस को इक्वेट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mc square is equal to hc upon lambda. lambda is equal to hc upon mc square. c और c कट गया. lambda is equal to h upon mc. ठीक है, c क्या है, velocity of light. क्या वैल्यू होती है velocity of light की, 3 into 10 raised to power 8 meters per second. m क्या है, किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और h हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट और वैल्यू क्या है 6.6 into 10 raised to power minus 34. ठीक है, सो अगर हम वेव कैरेक्टर लेते हैं यहाँ पे
तो हम कंसिडर करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हम पार्टिकल कैरेक्टर लेते हैं, पार्टिकल कैरेक्टर में we will take the velocity of the particle, ठीक है। C हम लेते हैं velocity of light और B लेते हैं velocity of the particle। अगर सिग्निफिकेंस देखें इसका, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आप देख रहे हो कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। मतलब कि अगर मास बहुत बड़ा होगा तो लैम्डा बहुत छोटा होगा। लैम्डा इज द वेवलेंथ, सबसे छोटी वेवलेंथ हम कितनी लेते हैं, 10⁻⁻22 मीटर्स। किसकी है, कॉस्मिक रेज की। तो अगर मास बहुत बड़ा है और लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁻22 से कम आ जाती है, देन इट इज नॉट मेजरेबल, ठीक है। तो इसका मतलब जो m यहाँ पे होगा वो इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, ताकि जो लैम्डा है वो एक रेंज में आए बिटवीन 10⁻⁻22 to 10⁻², which is our electromagnetic spectrum. तो de Broglie relationship is only true for microscopic particles, ठीक है। It is only true for microscopic particles. मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम इससे ये जो रिलेशनशिप हमें दिया है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, इससे हम एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज वी कैन कैलकुलेट द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम from de Broglie relationship. Quantization of angular momentum by de Broglie relationship, right? बोहर ने हमें ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया, पार्टिकल नेचर भी है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एज अ पार्टिकल, तो वो इसी बात को फॉलो करता रहेगा, है ना। अगर वो वेव की तरह बिहेव करता है तो उसकी मोशन कुछ ऐसे होनी चाहिए, क्रेसेंट रास्ट शो करेगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों एंड्स मीट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ अ वेव, और वी से कि इसमें जो वेव है the wave is in phase, right? When the two ends of the wave they meet each other, so we say that the wave is in phase. It is quite possible कि वो ना भी मिले, वो बोलते हैं कि हमको नहीं मिलना है, तो it is quite possible कि वो ना भी मिले। इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव बुलाते हैं, और ये क्या होती है, wave out of phase. When the two ends of the wave they do not meet each other, it means that the wave that is out of phase, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिव वाली को देखें तो कंस्ट्रक्टिव में सर्कमफ्रेंस ऑफ द वेव क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस की क्या वैल्यू होती है, 2πr। तो हम बोल रहे हैं कि जब भी इन फेज होगा तो circumference is given as an integral multiple of lambda, where n is the number of the orbit and it cannot be fractional. हम क्वांटाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके कि it can have only whole number value, ठीक है। so circumference ये आ गया, circumference आप मुझे बता रहे हो that is equal to 2πr, 2πr is equal to m lambda, ठीक है।
अब लेमडा क्या है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यही पढ़ा हमने, यही डिराइव करा। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा ओवर हियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू एम एच अपॉन एम वी। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम m को हम ऊपर ले आते हैं, एम वी आर को ऊपर ले आते हैं। एम वी आर एंगुलर मोमेंटम हो गया, 2 पाई नीचे चला जाएगा, NH upon 2 pi. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi द एंगुलर मोमेंटम इज, वही मोहर क्वांटाइजेशन में समझाया था हमने कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन दैट विल ओनली हैव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई वैल्यू होती है तो देन इट इज नॉट गोइंग टू बी परमिसिबल। ठीक है, सो डी ब्रोगली रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली हम लोग इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेव्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपकी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेव्स आ रही है। अब ये नंबर ऑफ वेव्स अलग अलग भी हो सकती है, ये नंबर ऑफ वेव्स सेम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। और n क्या हुआ? व्हाट इज n? ऑर्बिट, nth लेवल, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। अगर n 1 है फर्स्ट ऑर्बिट तो n will be equal to 1, सेकेंड ऑर्बिट n is going to be equal to 2 and so on। तो हमने हर एक उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी बनती है दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो नंबर ऑफ वेव्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फॉर्मूला इज सर्कमफ्रेंस अपॉन वेवलेंथ। सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई r। 2 पाई r अपॉन लेमडा। ठीक है, और लेमडा क्या है? h अपॉन एम वी। दिस विल बिकम इक्वल टू 2 पाई r एम वी अपॉन h। ठीक है, क्लियर हो गया? और वेलोसिटी एम वी आर क्या है हमारा? व्हाट इज एम वी आर? ये MVR आ गया ना? MVR इज इक्वल टू व्हाट? NH अपॉन 2 पाई। तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे। ठीक है, अब इससे आप n कैलकुलेट कर सकते हो, या नंबर ऑफ वेव्स इससे कैलकुलेट करो, कितना आता है? n आ जाएगा 2 पाई n आया, n भी तो है इसमें। सो नंबर ऑफ वेव्स इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n। ठीक है, अगर आपका सेकेंड ऑर्बिट है तो उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी? अगर फोर्थ ऑर्बिट है तो उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी? 4। ठीक है, अगर सिक्स्थ ऑर्बिट है तो उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी बन रही है? 6। So this is your de Broglie relationship। very 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 important, derivation जरूर आती है इसमें से 1 मार्क की या 2 मार्क्स की। ठीक है, सो इसकी डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है MVR is equal to NH upon 2 pi, और ये दिस इज योर कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन। ठीक है, सो कितनी वेव्स बन रही है, नंबर ऑफ वेव्स सर्कमफ्रेंस में कितनी, क्या कहते हैं, एक किसी ऑर्बिट में कितनी बन रही है, तो यू शुड नो इट इज ऑलवेज इक्वल टू n। देयर आर नो कैलकुलेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड। सेकंड लॉ जो था वो क्या था? हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है।
Heisenberg uncertainty principle. अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? डावाडोल, जिसके बारे में आप अनसर्टन हो, आप श्योर नहीं हो, ठीक है, दैट इज व्हाट योर अनसर्टेनिटी इज। अ वर्ड अनसर्टेनिटी हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में चल रहा है तो उसके पास दो चीजें होती हैं, एक पोजीशन, ठीक है, कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे है, और सेकंड उसका एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो सर्कल में चल रहा है तो मोमेंटम हमको अगर फाइंड करना है तो वो उसका एंगुलर मोमेंटम ही होगा, ठीक। सो इसने क्या बोला हाइसेनबर्ग ने कि अगर एक कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट में और एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उसका एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम उसकी पोजीशन भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम दोनों कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्टेटमेंट इसकी क्या थी? It is impossible to simultaneously calculate the position and angular momentum of an electron with accuracy. ठीक है, it is impossible to simultaneously calculate the position and angular momentum of an electron, moving electron डाल दो, of a moving electron with accuracy, राइट। तो इससे एक रिलेशनशिप भी दे दिया, क्या बोलता है वो रिलेशनशिप? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, ठीक है। अब पता है हमें p क्या है, mv, मोमेंटम दैट इज इक्वल टू mv, ठीक है। सो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं व्हिच इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो जब हम p की वैल्यू यहां पे डालेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? डेल्टा x इनटू मास इज कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, m डेल्टा v दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, राइट। एक्सपेरिमेंटली उसने इसको वेरीफाई करा कि एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसने बकायदा टेलीस्कोप के साथ उसको देखा है, ठीक। सो जब वो उसको टेलीस्कोप के साथ देखेगा तो क्या होता है बेसिकली, जब एक गाड़ी भी कर्व लेती है, यहाँ पे तो इतने तोड़ मोड़ है हिल्स में, तो एक गाड़ी भी जब कर्व लेती है तो उसकी जब ये मूव करेगा तो इसका जो नया पाथ है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, अपनी तरफ से तो ये सीधा ट्रैवल करने की कोशिश करेगा ना। कर्व्स किसको चाहिए लाइफ में? एवरीबडी वांट्स अ स्ट्रेट पाथ, तो इसको भी स्ट्रेट पाथ चाहिए, तो इसका जो न्यू पाथ होगा उसका ये होना चाहिए, पाथ तो उसका ये होना चाहिए, पर फोर्सफुली उसको इसी पाथ पे जाना पड़ता है। तो जब हम इसकी वेलोसिटी या मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं ना, या तो हम इसकी पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हर एक पोजीशन पे अब ये इधर आ गया तो इसका जो नया पाथ होगा वो इनवर्स आ जाएगा, अंदर की तरफ को मूव करने की कोशिश करेगा ना स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी है या तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या हम किसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को हम एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भी रिलेशनशिप देखो, यहाँ पे भी मास इन्वॉल्व है, मास अगर लार्ज होगा h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मास अगर इसका लार्ज होता है तो डिस्क्रिपेंसीज वेलोसिटी में भी आएंगी, ठीक है। इट विल मूव विद अ वेरी स्लो स्पीड, जितना बड़ा मास होता है उतनी स्पीड स्लो हो जाती है ना, जितने मोटे लोग होते हैं उतने धीरे चलते हैं, नहीं चलते? रोजी कहाँ चलती है? रोजी फास्ट चलती है। सो जितने मोटे लोग होंगे उतनी धीरे चलेंगे, तो अगर वो धीरे चल रहे हैं तो वेलोसिटी को बेचारी को क्या होगा? बहुत ही कम हो जाएगी, स्पीड इज गोइंग टू बी वेरी लेस।
तो डिस्क्रिपेंसीज होगी। तो हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज आल्सो ओनली ट्रू फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियर हो गया? सिग्निफिकेंस लिख लो इसका। In our daily lives, this principle has no significance. In our daily lives, this principle has no significance because we come across only large objects. Because we are coming across only large objects which we can see with our naked eyes. Which we can see with our naked eyes without changing their position. Without changing their position or motion. The position and velocity of these objects, the position and velocity of these objects can be determined accurately because in this case the changes in position and velocity are negligible. Velocity and position are negligible. ठीक है, आगे दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ